Hello everyone, welcome to my channel Bio Fingerprints. I had made videos on class 9 bio chapters. आप लोग उन videos को अपने friends और siblings के साथ share कर सकते हो, right? So today I'm going to start life processes chapter for class 10 bio. So these are the learning objectives which we'll cover in this chapter: life processes, sources and need of food, nutrition, modes of nutrition and examples, nutrition in amoeba, nutrition in humans, digestive system or alimentary canal. So let's get excited. Here is a surprise for you in this video. चलो देखते हैं क्या surprise है. Eye catching corner. So this eye catching corner is the surprise, right? So in this video we are going to cover some important terms, all the questions related to this topic from NCERT. तो आपके NCERT के सारे वो वाले questions cover हो जाएंगे जो इस topic से related हैं. Next, some previous years questions from this topic. तो जो पहले प्रीवियस ईयर्स में जो भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना. सो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और लाइफ के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करता है. फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, respiration, sensitivity, growth, excretion, reproduction and nutrition. तो यहाँ पर sensitivity का क्या मतलब है? तो यहाँ पर sensitivity का मतलब है कि अगर environment में से कोई भी stimulus है, आप किसी भी hot object को touch करते हो तो वो hot object आपके लिए stimulus हुआ जिसके अगेंस्ट आप कोई response शो करोगे. कैसे response शो करोगे? आप अपना हाथ वहाँ से pull back कर लोगे, right? So this is your response. So that is sensitivity. So कुछ और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म कोई भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो सकती है जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन, जिसमें आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ किसी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है. इट इज़ ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. दिस विल कवर लेटर. इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसेस है ब्रीदिंग. ये भी इंपॉर्टेंट है. ब्रीदिंग भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं. तो आप कहोगे कि अब यहाँ पर रेस्पिरेशन भी बता दिया, ब्रीदिंग भी बता दिया, दोनों सेम ही तो है. तो दोनों सेम है लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस भी होता है, राइट? तो ब्रीदिंग में सिंपल जो आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज्म है दैट इज ब्रीदिंग. और जो आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन आपकी हर एक सेल में पहुंचता है और हर सेल में पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल के साथ मिलकर फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है, उसको बर्न करता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट? सो दैट सेल्यूलर प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, सो दैट इज रिपेयरिंग ऑफ सेल्स और टिश्यूज. तो इस रिपेयरिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें, राइट? और हमें ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? ये फुलफिल होती है हमें फूड से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. नाउ देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. बट बॉडी इन सोर्सेज को रॉ या एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. और ये जो प्रोसेस फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ मूविंग ऑन द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ. सो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फूड कंज्यूम करती है. नाउ देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो बिफोर मूविंग अहेड let's discuss some NCERT questions. So these are some questions given on page number 95 and I hope आप इन questions को answer कर सकते हो. The questions are: number 1, what criteria do we use to decide whether something is alive? What are outside raw materials used for by an organism?
what processes would you consider essential for maintaining life? Now there are two modes of nutrition. Okay, तो इसमें हमें पढ़ना है कि what are the different ways to consume food. So एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था कि list in tabular form 3 distinguishing features between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So let's begin, right? So first is autotrophic nutrition. So auto means self and trophic means food. तो इसका मतलब ये है कि ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें खाना अपने आप बनाया जाता है, right? And the type of such organisms are known as autotrophs. For example, plants. So plants are autotrophs. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं वो प्लांट्स अपटेक करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स, या आप इसको ग्लूकोज कह सकते हो या शुगर भी कह सकते हो, या ऑक्सीजन बनते हैं और कुछ वाटर अमाउंट भी रिलीज होता है, राइट? सो ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसको आप फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हो. सो 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, they produce glucose molecule C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में प्रेजेंट वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, ओके, एंड सिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ फूड सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट के लिए. सो द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस भी इम्पॉर्टेंट है. हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. सो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन्वॉल्व कैसे है? क्योंकि यहाँ पर 12 H2O मॉलिक्यूल्स हैं. जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो ये ब्रेक होंगे 6 H2O molecules में. So there are 3 events involved in photosynthesis. Number 1 event, light absorption with the help of chlorophyll. Number 2, light energy is converted into chemical energy. So here light energy, the source of light energy is sunlight here. Number 3, carbon dioxide. It is reduced to form carbohydrates. Now come to heterotrophic mode of nutrition. So here hetero means different and trophic means food. So organisms obtain their food by feeding on other organisms. They could be plants or animal. तो वो अपने food के लिए autotrophs के ऊपर भी depend हो सकते हैं, right? For example, ये zebra इस grass के ऊपर depend करता है, and this grass is an autotroph, and this is a heterotroph, right? और ये next heterotroph है lion. सो एक हेटरोट्रॉफ दूसरे हेटरोट्रॉफ के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है और किसी ऑटोट्रॉफ के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नंबर 1 इज होलोजोइक, नंबर 2 सेप्रोट्रॉफिक एंड नंबर 3 पैरासिटिक. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये सारे ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे ही स्टेप्स हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक में और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस टॉपिक में. नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फंजाई, और जो ऑर्गेनिजम्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं. सो दोज आर द ऑर्गेनिजम्स which feed upon dead and decaying organic matter and digest by digestive enzyme. For example, fungi have digestive enzymes. Next, parasitic. So before moving ahead, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि parasites होते क्या हैं. So parasites are the organisms feed upon other organisms and cause diseases in them. और वो जिस organism के ऊपर depend करते हैं उनको host body बोलते हैं, और वो उन host की body के अंदर भी present हो सकते हैं और body के बाहर ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कसकटा. कसकटा इन प्लांट्स और अमरबेल. आप लोगों ने ऐसा प्लांट देखा ही होगा, राइट? सो ये एग्जाम्पल है बॉडी के प्लांट के ऊपर. ये कसकटा बेल आप देख रहे हो इस तरह से रैप्ड है. सो ये बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होने वाला एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले एग्जाम्पल्स. वो है कॉमन टाइप्स ऑफ वॉर्म्स. दे आर राउंड वॉर्म, विप वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म. ये सारे हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकते हैं और हमें बहुत सारे डिजीजेज हो सकती हैं. नाउ लेट्स सी दीज क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 101. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? आई होप अब आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, chlorophyll, sunlight. And what are the byproducts?
By products are glucose, oxygen and some quantity of water. The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all of these. We have just seen the answer is all of these. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? ये भी अभी हम लोगों ने cover कर लिया है. So here is a request. If you like the video, please share among your friends, subscribe and press bell icon for the notification of next video that is on respiration. Now, another topic is method for obtaining nutrition by organisms. So in this topic we are going to study about amoeba कि वो food कैसे consume करता है और human beings. So इसमें amoeba और human beings दोनों के पढ़ रहे हैं हम. अमीबा इसलिए कि वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से मिलकर बना है और वो एक सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह सरवाइव करता है और उसमें डाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है. और ह्यूमन बींग्स इसीलिए क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच टुगेदर एक्ट एज टिश्यूज एंड सो ऑन. तो हम लोगों को मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों का ही पता लग सके कि दोनों में ही न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसीलिए हम लोग दोनों को पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. अभी हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन ये सारे ही स्टेप्स कवर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा एनवायरनमेंट में फूड सेंस करता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अमीबा का फूड क्या होता है. तो अमीबा का फूड कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, एल्गी, वॉर्म्स, कुछ भी, राइट. फिर वो फूड को अप्रोच करता है, फूड के पास जाता है. आफ्टर दैट इट फॉर्म्स सूडोपोडिया. Pseudopodia means false feet. Feet-like structure और feet-like projections और outgrowth. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और इंजेशन. और इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस या इजेशन कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप में फूड डाइजेस्ट होता है. फूड वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है. सो फूड वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है और फूड वैक्यूल हेल्प्स टू स्टोर फूड. फिर क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है. डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स सेल साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है, राइट. ये पूरा साइटोप्लाज्म, ये येलो पार्ट इज साइटोप्लाज्म. तो ये सेल साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है और इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं या डिफ्यूजन. फिर assimilation. So what is assimilation? In this, energy is released from absorbed food materials. फिर egestion या exocytosis. तो अब हमने यहाँ पे assimilation में क्या देखा था कि digested food से energy तो मिल गई. अब जो undigested food है that needs to be expelled out from the body, right? So उसी प्रोसेस को egestion या exocytosis कहते हैं. और ये होता कैसे है? ये तब होता है जब सेल वॉल्स रप्चर हो जाती हैं. यहाँ पर आप देखोगे अगर सेल वॉल जब रप्चर हो जाती है, ठीक है, जब ब्रेक होनी स्टार्ट होती है, तब उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये बॉडी से बाहर जाने लगता है. सो अमीबा में न्यूट्रिशन के साथ साथ अमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इजेक्शन कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ come to the nutrition in human beings. So first of all, it's important to know about alimentary canal. What is digestion? So alimentary canal is a long tube extends from the mouth to the anus. So now a question arises that what's the need of digestion? So it's important because complex things or forms of food have to be broken down into simpler forms first. राइट. तो बॉडी सिर्फ सिंपलर फॉर्म से ही एनर्जी रिलीज करती है. सो आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी ऐसी खाने वाली चीज को देखते हो जो आपको बहुत पसंद है, सो योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. सो दिस इज बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ विच इज अ नेचुरल प्रोसेस. सो ये एक नेचुरल अडेप्टेशन भी है हमारी बॉडी में कि सलाइवा सिक्रीट हो गया है तो फूड जो हम खाने वाले हैं उसको वो सलाइवा डाइजेस्ट भी करना स्टार्ट कर देता है. सो डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स टू प्रोवाइड एनर्जी. सो व्हाट आर एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट? सो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंसेज होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो आपकी किसी भी केमिकल इक्वेशन को फास्ट कर देते हैं और उनमें अपने आप में कोई खास चेंज नहीं आता, राइट. सो एंजाइम्स भी बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं. सो एंजाइम्स बेसिकली हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड. सो जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको
दैट इज रिटन हियर। सो लाइफ प्रोसेस जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तभी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मेटाबॉलिज्म भी बताया था, राइट? कि मेटाबॉलिज्म कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है जो आपके किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर फॉर्म में चेंज करती है, राइट? या जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म में सिंपलर चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें कंबाइन होती हैं, तो वे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसी रिएक्शन को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स, जब बहुत सारे छोटी सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स की कंबाइन होती हैं, राइट? सो वो कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रेडी करती हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का। नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वंस। फॉर एग्जाम्पल फैट्स। फैट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब फैट्स जो है वो ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स में, जो कि उसके सिंपलर फॉर्म है, राइट? और अगर हम प्रोटीन के केस में उसको रिवर्स करके देखें तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और जब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एंजाइम्स की हेल्प से, तो वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे से कुछ यूनिट, सब यूनिट्स में, उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। सो हियर इज अ ट्रिक हाउ यू कैन रिमेंबर कि कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना। सो कैटा से आप याद कर सकते हो कट करना, राइट? और कट आप कौन सी चीज़ को करते हो? सिंपल चीज़ को तो नहीं करते, जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है, बड़ी चीज़ है, आप उसको कट करते हो, राइट? सो कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना इज कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम लोग इस टॉपिक को दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. So it starts from our mouth, right? So digestive process starts from your mouth actually when you chew with your teeth. तो हमारे माउथ में इम्पॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करती हैं, राइट? जो आपके फूड को मॉइस्टन करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, सो दैट योर फूड बॉलर्स कैन बी डायरेक्टेड डाउन टू ईसोफेगस, यहाँ पर नीचे की साइड उसको पुश कर सके। तो सलाइवा में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम, जो 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद फूड एंटर करता है हमारे स्टमक में, यहाँ पर, राइट? किसके थ्रू? इस फूड पाइप के थ्रू, और इस फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। किसी किसी बुक में आपको OESO मिल जाएगा, किसी में ESO स्पेलिंग मिल जाएगी, बोथ आर करेक्ट, राइट? सो ईसोफेगस इज अ फूड पाइप जिसके थ्रू ये फूड बॉलर्स जो आपने च्यू करा है, पूरी एक बॉल बन जाती है, अडेयर हो जाते हैं वो फूड पार्टिकल्स आपस में, और वो बॉल मॉइस्टन होके सलाइवा से नीचे स्टमक में आती है। सो उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। सो उस फूड पाइप के थ्रू फूड स्टमक में आता है। सो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं विच मेक आवर स्टमक एसिडिक, और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं दैट ब्रेक डाउन द फूड। स्टमक मसल्स फूड को इन डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। स्टमक रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ HCl ऑल्सो, राइट? और उस HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो हियर इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन ऑफ फूड. Number 1, to kill bacteria. Number 2, it provides acidic pH for protein digestion. Now come to pancreas. Pancreas कुछ ऐसे digestive juices secrete करता है जिसके पास trypsin और chymotrypsin enzymes होते हैं, और वो प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा अमाइलेज एंजाइम भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लाइपेज एंजाइम भी होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो हियर आई वांट टू डिस्कस अबाउट लिवर. सो लिवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस जिसे हम कहते हैं बाइल. ये फैट और विटामिन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो बाइल डक्ट्स की हेल्प से बाइल लिवर से यहाँ से गॉल ब्लैडर में जाता है ये। सो बाइल डक्ट्स यहाँ पर कहीं पर प्रेजेंट होती हैं, और बाइल डक्ट्स की हेल्प से बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर में एंटर करता है, राइट? दिस ग्रीन पार्ट इज गॉल ब्लैडर, और वहीं उसका स्टोर हाउस होता है। गॉल ब्लैडर ही उसका स्टोर हाउस होता है। सो बाइल जूस रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज होता है वो लिवर से। स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है वो जाकर गॉल ब्लैडर में। जब आप खाना खाते हो ना, तो गॉल ब्लैडर थोड़ा थोड़ा सा बाइल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर पर्पल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन.
सो इट इज अ मेन साइट ऑफ फैट डाइजेशन. सो फैट डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है. सो जो गॉल ब्लैडर से आए हुए बाइल के साथ और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होकर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कुछ फौना भी प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से सम यूजफुल बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट जो आपके गट या स्टमक को हेल्दी रखते हैं. सो हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कभी कभी एक्सेसिव क्वांटिटी में लिए गए एंटीबायोटिक्स गट के यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करना स्टार्ट कर देता है. मतलब जिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए ले रहे थे उसे तो करता ही है, साथ में यूजफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है. इसीलिए ऐसे में डाइजेशन वीक हो जाता है और हमें ये यूजफुल बैक्टीरिया प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या प्रोबायोटिक कर्ड की हेल्प से लेने होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है. Now come to the large intestine. It reabsorbs water and some nutrients. It forms and stores feces. Feces means waste material, solid waste material. Now waste comes in rectum, this part. From here, it comes from here, rectum part, where it stores and expels. Waste expels out with an opening known as anus. दिस इज द ओपनिंग. सो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आई होप अब आप लोग उसको आंसर कर सकते हो. सो हियर इज द फैट डाइजेशन. फैट डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो. सो सबसे पहले फैट बाइल एक्शन से इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट होता है. फिर वो इमल्सिफाइड फैट पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की हेल्प से फैटी एसिड्स और 2 मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फैट की बहुत सिंपलर फॉर्म्स होती हैं. सो इस तरह से फैट डाइजेस्ट होता है. सो लेट्स सी दीज क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 101 इन एनसीईआरटी. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन योर स्टमक, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं. दैट इट एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी दिस टाइम दैट इज डाइजेशन. How is the small intestine designed to absorb digested food? ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं. Next, how are fats digested in our body? Where does this process take place? So the answer is this. What is the role of saliva in digestion of food? So ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं. That saliva helps to mix the food particles and then when it adheres तो वो esophagus की हेल्प से स्टमक में एंटर करता है. और साथ में सलाइवा में ही सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जैसे कि टाइलिन और अमाइलेज. ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था. सो देयर आर सम important key terms for exams. So first is peristaltic movements or peristalsis. So when we enter food in our body, it goes down through esophagus, right? Esophagus is the food pipe. So when we enter food in our mouth, तो सबसे पहले it goes down in esophagus, this food pipe. Okay, इसी food pipe की help से food enter करता है stomach में, right? So यहाँ पर esophagus से stomach में, so this is a part of esophagus. आप इसको esophagus consider कर सकते हो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को, राइट? सो फिर ये esophagus से स्टमक में एंटर करता है तो फूड पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह जाता है. सो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करता है और यही मूवमेंट्स जो कि वेव लाइक होती हैं इस तरह से, इसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर फूड एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में एंटर करता है. इसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं. और स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं? स्फिंक्टर मसल्स वो मसल्स होती हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं. नाउ ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस. सो ग्लोटिस, दिस वोकल कॉर्ड वाला पार्ट, राइट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ लैरिक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. एडम्स एपल और वॉइस बॉक्स आप इसको कह सकते हो, राइट? सो अगर आप अपने नेक के पास एक जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जब आप खाना डाइजेस्ट करते हो, जब आप कुछ बोलते हैं, आप वहाँ पर अगर कुछ एक फिंगर टच करके देखो तो एक प्रोट्रूडिंग पार्ट, एक आउटग्रोथ आपको दिखेगी. सो दैट इज द लैरिक्स और एडम्स एपल और वॉइस बॉक्स. एंड व्हाट इज एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शटर टाइप स्ट्रक्चर है, राइट? सो एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप ओवर द सर्फेस ऑफ विंड पाइप, right? That prevents the food to enter in the respiratory tract while
swallowing of food. So इसीलिए बोलते हैं कि जब आप खाना खाते हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस जाते जिस वजह से आपको कॉफिंग स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, और बायो का मतलब यहाँ पर होता है लिविंग. सो लिविंग थिंग्स में या लिविंग बीइंग्स में जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, राइट. सो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है फूड डाइजेशन. सो अ क्वेश्चन कम्स that why should we avoid having water while we eat food? So this is because the addition of water makes our enzymes diluted and it slows down the process of digestion. Now, villi. So villi, these are the finger-like projections inside of our small intestine. They are rich in blood vessels. And what is their work? They help to increase the surface area for greater absorption of food. Since I have already told you that villi are rich in blood vessels, तो उसके लिए एक टर्म दी जाती है यहाँ पर, वो टर्म है लैक्टीन. नेक्स्ट, एनल sphincter. So it is made up of rings of muscles that regulates the opening and closing of anus while passing ball or the waste material. So this was all about the introduction of this chapter and nutrition process especially. In my next video, I'll cover respiratory part, respiration part and mechanism of breathing. If you liked my video, please do honest comment, share, subscribe and press bell icon for the notification of upcoming videos. Please feel free to ask your doubts in the comment section.